दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस की लीडरशिप के भीतर झांक कर देख लीजिए। आपको ज्यादातर लीडर ऊंची जाति के दिखाई देंगे, लेकिन पहली बार है कि राहुल गांधी इस देश के पिछड़ों का सवाल राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं और इतने तीखे स्वर के साथ उठा रहे हैं कि मंडल की राजनीति से निकले हुए क्षेत्रीय दल भी उनके सामने कमजोर दिखते हैं। बीजेपी के भीतर झांक कर देख लीजिए। हिंदुत्व के आश्रय या हिंदूवादी पार्टी को लेकर नेताओं की एक लंबी चौड़ी कतार है और उस कतार के भीतर पहली बार पिछड़ों का सवाल जिस तेजी के साथ हावी हुआ है, उसने एक नया सवाल बीजेपी को लेकर भी खड़ा कर दिया कि आने वाले वक्त में उसकी अपनी पहचान होगी क्या। इस देश के भीतर की राजनीति के आज उस मर्म को समझ लीजिए, जहां पर राहुल गांधी जिस लेगेसी के साथ चलते रहे और भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने जिस तरीके से भारत की राजनीति के उन अनछुए सवालों को कांग्रेस के साथ जोड़ दिया और पहचान भी वही बना ली, उसने भारत की समूची राजनीति में परिवर्तन ला दिया है। और यह भी एक सच है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर जब रहे हों, तब भी पहचान को देखिएगा तो जातियों को लेकर उनके राजनीतिक समीकरण जो थे वह उनको सत्ता में बनाए रखने की दिशा से ही उठाए जाते थे। और ऐसी स्थिति केंद्र में यानी देश के भीतर प्रधानमंत्री बनकर केंद्र की राजनीति में खुद प्रधानमंत्री मोदी जिस सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र करते रहे, उसकी तमाम परिस्थितियों के भीतर वो सत्ता में बने रहे, वही परिस्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इसके भीतर छुपा हुआ एक सच है। जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, क्या वो सत्ता में अगर आ जाएं तो कांग्रेस तमाम राज्यों में वही सवाल लागू कर सकती है? और दूसरी तरफ बीजेपी यानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्स तले अगर बीजेपी की परिस्थितियों को समझिए तो अगर नरेंद्र मोदी के बदले कोई दूसरा प्रधानमंत्री बीजेपी का होता तो क्या इस तर्ज पर इस देश में राहुल गांधी की तमाम बातों को वो मानते चले जाता जिन बातों को लेकर बीजेपी का 36 का आंकड़ा रहा है? यानी राजनीतिक तौर पर अपने खिलाफ या राजनीतिक जमीन पर सेंध लगाने वाले जो विपक्ष के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री मोदी सहमति क्यों जता रहे हैं? क्या इस दौर में राहुल गांधी शैडो पीएम की तर्ज पर है? शैडो पीएम दरअसल ब्रिटेन में होता है, जिसमें विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के हर चाल, हर निर्णय, हर पॉलिसीगत निर्णयों को लेकर नजर रखता है और उसके बाद वो उसकी व्याख्या भी करता है और बतलाता भी है कि क्या सही क्या गलत। राहुल गांधी इस दौर में जिन मुद्दों को उठाते हैं, उन मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी लागू कर देते हैं और उन मुद्दों के आश्रय बीजेपी का कोर वोटर हो या बीजेपी के भीतर नेताओं की कतार हो, वो समझ नहीं पाती है कि दरअसल ये राजनीति बीजेपी का बंटा धार करेगी या मौजूदा वक्त में बीजेपी को सत्ता से ही हटा डालेगी। लेकिन इसके काउंटर में एक दूसरा सवाल यह भी है कि जिन मुद्दों को राहुल गांधी अगर उठाते हैं, उन मुद्दों को अगर कांग्रेस शासित राज्य में भी आप अमली जामा पहनते हुए नहीं देख रहे हो और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी की हर बात को इंप्लीमेंट करने की दिशा में बढ़ चले हों, तो इसके मतलब मायने बहुत साफ हैं कि भारत की राजनीति न सिर्फ बदल रही है, बल्कि जो राजनीति मंडल कमंडल के दौर से निकली थी, अब उस पर दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने अपना हाथ रख दिया है। और यही वो वजह है कि अब जो जनगणना होगी, वो जनगणना अगर इस देश के सामने जो सरकार कह रही है कि मार्च 2026 में सामने आ जाएगी, तो उसमें जाति की जनगणना भी शामिल होगी। इसको लेकर बहुत तेजी के साथ सरकार के भीतर मंथन चल पड़ा है और हमने कल ही बताया था कि आरएसएस क्यों चाहती है कि जाति जनगणना इस देश के सामने आ जाए, जिससे जातियों के नाम पर राजनीति करने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके सामने आने वाले वक्त में कोई मुद्दा बचे नहीं या फिर जाति जनगणना के आश्रय जातियों पर टिकी हुई राजनीति एक झटके में कमजोर पड़ जाए, सिमट जाए, अपने जातियों के इर्द गिर्द वह देखने लग जाए, क्योंकि इस देश के भीतर
वो पिछड़ा तबका हो या शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, उनके भीतर भी जो अलग अलग जातियां या आदिवासियों की जो अलग अलग समुदाय हैं, जो सबसे कमजोर हैं, उनको कहीं कुछ भी मिलता नहीं है। तो क्या जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी पूरे चुनाव के वक्त ये कहते हुए चले गए कि पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, इस देश में एससी और एसटी उनको हक मिलना चाहिए, तो क्या इस दौर में मोदी सरकार अब यह निर्णय ले रही है कि किसी भी हालत में जाति जनगणना, मौजूदा जनगणना जो देश की होगी, जो सेंसस होगा, उसके साथ सामने आ जानी चाहिए? क्योंकि इस दौर में महिलाओं को लेकर भी एक सवाल उठा था और महिलाओं को कितना कुछ देने को कांग्रेस तैयार हो गई। युवाओं का सवाल उठा, युवाओं को लेकर जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें क्या कुछ देने को तैयार वो नहीं हुई थी, सब कुछ देने को तैयार थी। और इन्हीं परिस्थितियों को अगर आप राजनीतिक मंच पर परखें तो ध्यान दीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो या एक वक्त मध्य प्रदेश के भीतर बहना को लेकर जो पैसा बांटने की प्रक्रिया शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की और अब एकनाथ शिंदे ने अपना ली, और इस देश के भीतर में तमाम वो राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, वो हरियाणा हो या झारखंड हो, वहां पर भी वो राजनीति चल पड़ी। यानी राहुल गांधी जिन मुद्दों को राष्ट्रीय तौर पर उठाते हुए इस देश की राजनीति का ताना बाना बुनते हैं, उस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी लागू कराने की दिशा में या जिस निर्णय को उन्होंने ले लिया है उसको वापस लेने की परिस्थिति में वह क्यों आ जाते हैं? जबकि बीजेपी के भीतर ऊंची जातियों की साथ भी और ऊंची जातियों की पूरी कतार भी है। और इस देश के भीतर एक सवाल अपने जहन में शुरू में बैठा लीजिए, इस देश के भीतर जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की आरोप कांग्रेस पर बीजेपी लगाती रही और सत्ता में आने के बाद उसने ऐलान कर दिया उसे मुस्लिम वोटों की जरूरत है नहीं, तकरीबन 14-14.5% मुसलमान इस देश में है। क्या उसी लकीर पर मौजूदा वक्त में अब भारत की राजनीति ऊंची जातियों को लेकर आएगी, जहां पे ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमियार है, कायस्थ है? क्योंकि इस वोट बैंक में शिफ्ट कहां पर हो, जब इस देश की राजनीति उस मंडल से निकली हुई परिस्थितियों के आश्रय कांग्रेस और बीजेपी को भी एक साथ लाकर खड़ा कर रही है राहुल गांधी, जिन बातों का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री मोदी उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो मंडल की राजनीति को साधने वाले चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या इस देश के भीतर जो भी राजनीति चाहे वो मायावती ही क्यों ना हो, और जो महिलाओं के आश्रय लकीर जो खींची गई उसमें सबसे पहले नीतीश कुमार ने साइकिल बांटी, इसका लाभ उन्हें हुआ। वहां पर लड़कियों को उन्होंने साइकिल दी। महिलाओं अपने आप में जब शराबबंदी का जिक्र कर रही थी तो वो महिलाओं के साथ खड़े हो गए और एक ट्रूप में तमाम महिलाओं के वोट नीतीश कुमार के हक में बिहार में पड़ने लग गए। और यही परिस्थिति धीरे धीरे पर महीने पैसा 100 से 1,500, 1,000 से 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में पहुंच जाए, इसके लिए तमाम राज्यों में व्यवस्था शुरू हो गई। सवाल 3 है। पहला सवाल, भारत की बदलती राजनीति में क्या राहुल गांधी एक ऐसे शैडो पीएम के तौर पर उभर चुके हैं जहां पर उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे भविष्य की राजनीति में बीजेपी को लगने लगा, या नरेंद्र मोदी को जो बतौर प्रधानमंत्री वो समझ गए कि अगर इन नीतियों को इंप्लीमेंट किया जाए तो आने वाले वक्त में कम से कम क्षेत्रीय तौर पर चुनौती समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस अगर उठेगी भी तो भी उसके भीतर का संकट उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, राहुल गांधी ने इस दौर में जब उनके पास कुछ भी नहीं था, यानी बिहार यूपी तक में एमवाई यानी मुस्लिम और यादव के समीकरणों में कांग्रेस गायब थी, अपर कास्ट के वोट उसे मिलते नहीं थे, ओबीसी कहीं से भी कांग्रेस को अपने साथ खड़ा कर नहीं पा रहा था, आदिवासियों के भीतर भी आरएसएस घुस चुकी थी। इन सवालों के बीच राहुल गांधी जब ओबीसी का सवाल लेकर आए और उस ओबीसी के सवाल ने पूरे देश के भीतर में राजनीतिक करंट पैदा कर दिया कि हां वाकई इस देश के भीतर में अब कमोवेश हर क्षेत्र में आरक्षण जो है वह ओबीसी के अनुकूल होना चाहिए।
और दिमाग में रखिए इस बात को जो दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ, इस देश के भीतर में निजी क्षेत्र में आरक्षण की दिशा में कांग्रेस अपने वक्त में लागू करा पाए या ना करा पाए, लेकिन राहुल गांधी जिस तर्ज पर बढ़ रहे हैं और वो आरक्षण की रेखा को खत्म कराने की दिशा में भी धीरे धीरे बढ़ना चाह रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट या लागू प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी की सत्ता कर डालेगी। यह दूसरा बड़ा राजनीतिक मर्म भारत की बदलती राजनीति के हिस्से में आता है। तीसरी परिस्थिति इस देश के भीतर की उस राजनीति से जुड़ी है जो पारंपरिक तौर पर इस देश की अपर कास्ट और मिडिल क्लास दोनों को कहीं ना कहीं दरकिनार लगातार किए हुए है, और मिडिल क्लास के सामने भी संकट है कि उसकी बात कोई करने को तैयार नहीं। बेरोजगारी का सवाल हो या फिर हायर एजुकेशन का सवाल हो, टैक्स का सवाल हो या इस देश में टैक्स देने के बावजूद भी मुश्किल हालातों से दो चार होना पड़ता हो, इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टैक्स पेयर को लाभ नहीं मिल पाता है, इन तमाम परेशानियों के सवाल मिडिल क्लास को लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी उठाने को तैयार नहीं है। और उनकी स्थिति इस देश के भीतर क्या है हम आपको उसको बताएंगे, लेकिन उसके समानांतर जो दूसरा सवाल महत्वपूर्ण था वह अपर कास्ट का था। तो अपर कास्ट का तकरीबन 10-12% का वोट बैंक और मिडिल क्लास के भीतर समाये हुए कमोवेश हर जातियों की हिस्सेदारी जो नजर आती है, अगर इन दोनों को लेकर भारत की राजनीति में आप परखना शुरू करें तो एक बड़ा वैक्यूम आपको नजर आएगा जो इनकी बात कोई कर ही नहीं रहा है। और ध्यान दीजिए, इस दौर में राहुल गांधी ने जिस समाज के तबके की नब्ज पकड़ी है उसमें शायद सबसे बेहतरीन तो वो सेवाराम है जो जूते सिलने का काम करता है, और राहुल गांधी उसके साथ आधे घंटे बैठते हैं, और वो चाहे दलित वोट बैंक पर टिकी हुई इस देश की राजनीति या राजनीतिक दल हो या फिर दलितों को लेकर राजनीति करने वाली इस देश की तमाम परिस्थितियां और तमाम योजनाओं का जिक्र कर लीजिए, वो तमाम परिस्थितियों पर यह स्थिति जारी पड़ जाती है जब राहुल गांधी किसी जूते सिलने वाले के साथ बैठकर जब संवाद बनाते हैं और उसके बाद वो शख्स क्या कहता है। रायबरेली में राहुल गांधी गए थे और वहां से लौटते वक्त ये पुरानी बातें हैं, लेकिन एक क्षण के लिए इसको रेफरेंस के तौर पर याद कर लीजिए। हाँ रामचेत जी, आप जब से राहुल गांधी आए हैं, हाँ जी, कितना मजा मिल रहा है आपको? हमको बहुत मजा मिल रहा है, बहुत बड़ी मान सम्मान मिल रही है। गाड़ियाँ रुक रुक के रामचंद भाई, हाँ जी, सेल्फी भी सुन रहे हैं, आदमी ले रहे हैं आके। हाँ जी, हमारे कंधे हाथ रख के लोग फोटो खींच खींच के जा रहे हैं, बहुत से लोग। राहुल जी का फोन आया था क्या आपके पास? राहुल जी के तीसरे दिन आया था फोन, मेरा हाल चाल लिए थे। क्या बोले फोन पे? फोन पे बोले, क्यों रामचंद जी, क्या हाल चाल है, कैसे हो? कोई छेड़ता तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दबाव तो नहीं है जी? रामचेत जी, जो चप्पल और जूता राहुल जी ने बनाया था जी जी, उसका आपको क्या मार्केट में वो मिल रहा है? ये तो नहीं बता सकते जी। बहुत से जगह से फोन आ रहा है जी। दूसरे दिन से उस चप्पल की कीमत लगने लगी। क्या कीमत लग रही है मार्केट? पहले तो कम था, अभी कल हमें एक बंदा प्रतापगढ़ का फोन किया और बोला कि क्यों आपके यहाँ राहुल गांधी चप्पल सिले हैं? हम कहें हाँ जी सिले हैं। बोले वो चप्पल हमें दे दो भैया, 5 लाख हम तुम्हें दे रहे हैं। हम कहा भैया 5 लाख रुपए तो हमें नहीं चाहिए, हमें चप्पल देना नहीं है। कहीं बोले ऐसे मत बोलो, चलो तुम्हें ऐसी परेशानी 10 लाख देते हैं, आप हाँ करो, हम 10 लाख रुपए तुरंत दे देंगे। असल में शेड्यूल कास्ट के भीतर सबसे ज्यादा ताकतवर स्थिति पासवान जो कि लगभग 5.31% है। उसके बाद रविदास आते हैं जो कि 5.25% है। उसके बाद मुसहर आते हैं जो 3.08% है। यह पीयूडब्ल्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बतलाती है जो 2024 की है। और अगर इसके साथ ओबीसी को भी परखना चाहते हैं तो उसमें सबसे मजबूत यादव हैं जो तकरीबन 14-14.5% के साथ निकल कर आते हैं। फिर कुशवाहा हैं जो लगभग 4.21% आते हैं। कुर्मी हैं
तकरीबन 2.75-3% के हिस्से में आते हैं। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि भारत की इस बदलती राजनीति में जो नेशनल पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां थीं, उसमें कांग्रेस और बीजेपी को ले लीजिए, उन दोनों में एक बड़ा परिवर्तन 180 डिग्री में घूमकर अब उस राजनीतिक दायरे में खुद को लाकर खड़े करने की हो गई है जहां पर मिडिल क्लास का जिक्र नहीं है, जहां पर अपर कास्ट का जिक्र नहीं है, जहां पर उन जातियों का जिक्र है जिन जातियों के आधार पर भारत में छत्रपों की राजनीति तमाम जगहों पर आगे बढ़ी है। और इस प्रक्रिया के भीतर अगर आप ध्यान दीजिए दलितों को लेकर, तो उत्तर प्रदेश में उनकी तादाद 20% है, हरियाणा में भी वो तकरीबन 20% है, हिमाचल प्रदेश में 25% है, बंगाल में ये 23-23.5% है, राजस्थान में लगभग 17-18% है, कर्नाटक में 17-18% है, तमिलनाडु में 20% है, आंध्र प्रदेश में 16-17% है, बिहार में लगभग 16% है। ये परिस्थितियों के भीतर अगर गुजरात के भीतर भी आप अगर जातियों को लेकर, किसके मुख्यमंत्री काल में मैक्सिमम काम जाति को अनुकूल आरक्षण के तौर पर, जातियों को सुविधाएं देने के नाम पर, तो नाम आपके जहन में नरेंद्र मोदी का आएगा। कांग्रेस शासित राज्यों में इससे पहले ये चीजें नहीं थी और कांग्रेस की राजनीति भी इस दिशा में नहीं बढ़ती थी। पहली बार राहुल गांधी ने इस देश की राजनीति को, नब्ज को पकड़ा और उस रास्ते वो चल पड़े। और यहीं से सवाल सबसे बड़ा हो गया, क्या वाकई इस दौर में राहुल गांधी उन तमाम नीतियों को लेकर जब देश के में की राजनीति के अक्स तले प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हैं, तो वो चुनौती स्वीकार करने की जगह तमाम मुद्दों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मानते हैं ठीक है हम उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। तो क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के तरीके हैं, या फिर बीजेपी की राजनीति जो इससे पहले चली आ रही थी उसके बदलने की दिशा में बढ़ती हुई आहट है ये, या उनको पता है कि जिन मुद्दों को जिस रूप में इस दौर में उठाया जा रहा है वो अगर पीडीए के नाम पर अखिलेश उठाते तो उसको लागू नहीं किया जा सकता है, या फिर जिन मुद्दों को तेजस्वी उठाएं उसको लागू नहीं किया जा सकता, या ममता बनर्जी उठाएं उसको लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल की राजनीति उस केंद्र की राजनीति से कोसों दूर है जहां पर कांग्रेस की अपनी राजनीतिक पहचान, जो इस देश के इंटेलेक्चुअल या इस देश के भीतर के मिडिल क्लास के साथ जुड़ी हुई थी, वह पहली बार शिफ्ट हो गई, क्योंकि कॉरपोरेट प्रेम प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौर में ज्यादा दिखा दिया और वो इस निकट के साथ आकर खड़े हो गए जहां पे कॉरपोरेट की इकोनॉमी सत्ता के साथ दिखाई देने लगी। यानी कांग्रेस का जो कॉरपोरेट प्रेम अगर मनमोहन सिंह के काल तक देखिए, तो इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में यह कई गुना आगे निकल चुके हैं। यानी पूरी थ्योरी जो स्वदेशी की थी, वह पूरी थ्योरी जो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न इकोनॉमी के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी के एक पूरे कैडर की रहती थी, उससे ठीक उलट इस दौर में मोदी सरकार निर्णय ले रही है। यानी वो हिस्सा भी कांग्रेस से हट चुका है। तो कांग्रेस उस परिस्थिति की राजनीति में कहीं आगे बढ़ रही है जहां पर वो बराबरी और समानता का जिक्र करते हुए जाति जनगणना का भी जिक्र करने की दिशा में बढ़ गई। और अब जो जानकारी है, अगर जनगणना 2026 के मार्च तक पूरी होगी तो वह जाति जनगणना के साथ आपके सामने आएगी, अन्यथा वो टल जाएगा, क्योंकि अभी विचार विमर्श चल रहा है। और अगर 2029 से पहले ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जनगणना इस देश की आ जाए और जाति जनगणना ना आए, तो जाति जनगणना को उठाने वाले राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर आपको सत्ता में 2029 में दिखाई देने लगेंगे। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी इसके समानांतर चलता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कितने भी कदम उठा लें, 2024 के चुनाव के बाद से उनका मनोबल नीचे गया है, यह भी सही है, उनकी साख पर बट्टा लगा है, यह भी सही है। लेकिन एक तीसरी परिस्थिति है कि 10 बरस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते देखते एक बदलाव की सोच जनता के भीतर भी आई है। इसीलिए जो भी काम राहुल गांधी के अनुकूल या उनकी चुनौती को देखते हुए डरी हुई परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी लागू करें या वापस ले ले, उसका लाभ कांग्रेस को होगा या राहुल गांधी को होगा, यह भी समझना होगा। और राहुल गांधी जिस कांग्रेस को साधना चाहते हैं उसमें वह उस पुरानी पारंपरिक कांग्रेस को कहीं साइडलाइन भी कर रहे हैं।
जो पारंपरिक तौर पर जिनको लेकर इससे पहले इस देश की राजनीति कभी भी मान्यता नहीं देती थी, क्योंकि उनके भीतर अहंकार था। वो सत्ता के साथ जुड़े थे, वो करप्ट भी हो गए थे, भ्रष्ट भी हो गए थे। उस राजनीति को चलाने वाली तबका जो है वह दरअसल ऊंची जातियों से निकल कर आता है, और ऐसे में निचली जाति या पिछड़े जाति या फिर हाशिए पर पड़े हुए तबके, वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ऐसे तबकों के मुद्दों को उठाकर वह कांग्रेस के पूरे राजनीतिक चरित्र में भी एक परिवर्तन ला रहे हैं। और खास तौर से उस राजनीति जो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस में चल रही थी, जहां से 2 दशकों में मंडल कमंडल के बाद राज्य दर राज्य वो सब कुछ गंवाती चली गई। और मनमोहन सिंह के काल में भी उन्होंने परखा कि बहुमत नहीं आया। सवाल यह है कि कांग्रेस 300 सीटों तक कैसे पहुंच सकती है। उस पहुंचने की दिशा में उसको अकेले चलना होगा। अकेले चलने की दिशा में इस देश के बहुसंख्यक तबके को साथ लेना होगा। इस देश के बहुसंख्यक तबके के भीतर यह मैसेज कन्वे करना होगा, मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार राहुल गांधी या कहें कांग्रेस, इन सब का जिक्र करते हुए किन बातों का जिक्र करते हैं वो ध्यान दीजिए। कहीं भी बैठे हो, संगठनों के बीच बैठे हो, यहां तक कि पीएमओ के अधिकारियों के बीच बैठे हो, यहां तक कि बीजेपी के भीतर बैठे हो, वो बोलते हैं 2014 से पहले की परिस्थिति में हमने इतना परिवर्तन कर दिया है। उसकी एक छोटा सा हिस्सा देखिए जरा। 2014 के पहले की फ्रेजाइल 5 वाली स्थिति और लाखों करोड़ के घोटालों के बारे में यहां हर किसी को पता है। पहले की सरकार के 10 साल की तुलना में हमारी सरकार ने रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया है, हाईवेज का बजट 8 गुना बढ़ाया है, एग्रीकल्चर का बजट 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया है और डिफेंस का बजट 2 गुने से अधिक बढ़ाया है। और साथियों, हर सेक्टर में बजट में ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी और साथ साथ टैक्स में रिकॉर्ड कटौती करने के बाद की गई है। अब प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी कहें, 2014 को लेकर मौजूदा वक्त में अपने शासन व्यवस्था की चाहे तुलना कर लें, लेकिन इस बार के बजट के बाद इस देश का मिडिल क्लास बीजेपी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि उस मिडिल क्लास की राजनीति को साधने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी इस दौर में मौजूद नहीं है। यही स्थिति हमने बताया आपको अपर कास्ट के साथ है, क्योंकि पूरे देश की राजनीति में तमाम राजनीतिक दल अगर जिक्र एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का कर रहे हैं और बीजेपी को अगुवाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी उस दिशा में बढ़ चुके हैं जहां पर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों को वो लागू कर रहे हैं, तो अगला सवाल ये होगा, क्या मौजूदा वक्त की बदलती राजनीति के भीतर आने वाले वक्त में क्या और भी कोई बड़ा परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इस देश के भीतर में जरा मिडिल क्लास की स्थिति समझ लीजिए। 2005 में जब मनमोहन सिंह आए थे, इस देश में मिडिल क्लास 14% था। 2021 में बढ़कर यह 31% हो गया, यानी दुगने से ज्यादा। और 2031 का डाटा बतलाता है कि यह 41% हो जाएगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2047 में जब आजादी के 100 बरस होंगे, भारत विकसित हो जाएगा, उस दौर का डाटा बतलाता है कि इस देश के भीतर 60% लोग मिडिल क्लास में होंगे। यानी मिडिल क्लास का ग्रोथ जो है उसमें अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है। इन 3 क्लास के इर्द गिर्द जो पूरी धारणा है उसमें डेली इनकम $17 से लेकर $100 के बीच में रहता है, जो डेली इनकम का दायरा है। जो अगर हर घर के भीतर झांक कर देखिए आज की तारीख में 2024 में, तो यह 1 लाख से लेकर लगभग 6.5 लाख तक की इनकम बतलाता है। और अपर मिडिल क्लास में यह 5 लाख से लेकर 30 लाख तक की इनकम बताता है। जब आप लोअर मिडिल क्लास का जिक्र करते हैं तो उसमें मंथली इनकम जो है वो 33,000 नजर आती है,
जो कि मंथली एक्सपेंस जो खर्च करता है वो तकरीबन 19,000 रुपए खर्च करता है। लेकिन सवाल है कि इतने बड़े मिडिल क्लास को लेकर किसी भी देश के भीतर में जो जरूरतें उस मिडिल क्लास के अनुकूल होती है, मौजूदा वक्त में आपको उस क्षेत्र में ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देगा। यानी उस क्षेत्र का डेवलपमेंट आप इस रूप में देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें पहली जरूरत तो क्वालिटी एजुकेशन की होती है। और सच यह है कि इस दौर में क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा बच्चे देश छोड़कर दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। उसके बाद हेल्थ केयर का मामला होता है, और हेल्थ केयर को लेकर जितना ज्यादा पैसा अस्पताल वसूल रहे हैं वो मिडिल क्लास पर कितना भारी पड़ने लगा है, इसको बोलने वाला कोई नहीं है। तीसरे हिस्से हाउसिंग की आती है, और हाउसिंग को लेकर भी जो टैक्स पेयर के साथ परिस्थिति जुड़ी हुई है मिडिल क्लास के, वह भी बड़ी त्रासदीदायक है। और चौथी स्थिति कंज्यूमर गुड्स को लेकर आती है। कंज्यूमर गुड्स पर भी उस कॉरपोरेट ने कब्जा कर लिया है जो कॉरपोरेट सत्ता के अनुकूल है, वो रिटेल सेक्टर हो या थोक सेक्टर हो, जिस भी दृष्टि से आप सोचिए। यानी इस पूरी परिस्थिति के भीतर बदलती हुई राजनीति जो एक बड़ा संकेत दे रही है, वो आने वाले वक्त में इस देश की उस राजनीति को चुनौती दे रही है जो अलग अलग जातियों से निकलकर भारत के भीतर छत्रप के तौर पर उनकी मौजूदगी थी। दूसरी परिस्थिति यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बीते 10 बरस में जो सत्ता चलाते रहे, तीसरे टर्म में आप उसे कमजोर भी कह सकते हैं और अपनी गद्दी बचाने के हुनर को भी मान सकते हैं। यह परिस्थिति पहली बार तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी के तमाम नीतियों को इंप्लीमेंट करने या नीतियों को वापस लेने की परिस्थितियों से जाकर जुड़ गई है। और तीसरा मुद्दा इस देश के भीतर में बीजेपी की उस राजनीति को लेकर एक भयंकर शून्यता है, जहां पर किस दिशा में बीजेपी को आने वाले वक्त में चलना है। लेकिन सरकार की नीतियां इस डिजाइन से भी चल रही है कि कांग्रेस के सामने भी यह दुविधा इस रूप में मौजूद रहे कि वह अपने राज्यों में जिन निर्णयों को लागू ना करा सके, उन निर्णयों को केंद्र सरकार निर्णय करा दे। और यह स्थिति आपको जाति जनगणना के साथ नजर आने वाली है, जिस पर लेकर सरकार में मनन चिंतन, अगर जनगणना होगी और मार्च 2026 में आएगी तो वह जाति जनगणना के साथ आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। क्योंकि सबको पता है तब तक राहुल गांधी इस देश के भीतर में समानता और हक के सवाल को लेकर संविधान से जोड़ते हुए मौजूदा मोदी सरकार की नींव को हिला चुके होंगे, और उससे बचने का रास्ता सरकार के पास कुछ भी नहीं है। यानी पहली बार सवाल शैडो पीएम का नहीं, बल्कि ओपन तौर पर, खुले तौर पर इस देश में प्रधानमंत्री है कौन, यह सवाल भी आपके जहन में अब आ चुका होगा। और शायद यह वो परिस्थिति है जिसका लाभ मोदी उठा रहे हैं या बीजेपी को गर्त में ढकेल रहे हैं। राहुल गांधी उस राजनीति को करते हुए इस देश को संभाल रहे हैं, या फिर ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं भारत की राजनीति को बदलने की दिशा में बढ़ती चली जा रही है। इन तमाम मुद्दों और चिंतन के आसरे खड़े होकर आप भी आकलन कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।